नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हमारा पॉलिटी का ये 16th लेक्चर आपको देखने को मिल रहा है। इसके पहले 15 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं और बात करें तो लास्ट क्लास में हमने पीएम तक के कवर कर लिया था। वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो एक बार उसको फिनिश कर लीजिए। पूरा सीक्वेंस में चल रहा है शुरू से लेके तो अभी तक के। और बात करें आज का जो टॉपिक है दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसके आगे हम देखते जाएंगे। और एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है, सो दैट वी कैन हैव द रिवीजन। देखिए, लास्ट क्लास में हमने प्राइम मिनिस्टर कवर किया था। उसके पहले वी हैव ऑल्सो सीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेक्चर 15 में वाइस प्रेसिडेंट हमने किया था। अब ये देखिए, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 63 से 71, आर्टिकल 63 से 71 पार्ट 5 के अंदर आ रहा है चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हमने कौन देखे थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ में आर्टिकल 63 बात कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट। ये आप देखिए 63 के अंदर सेकंड हाईएस्ट पोस्ट आपको देखने को मिलती है ये कंट्री के अंदर। इसके साथ में 66 इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस। यहाँ पे एमएलएस का कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, अब आप बताइए इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वर्सेस प्रेसिडेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत बार बता चुका हूँ आपको। इसके साथ में मेथड ऑफ इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, दैट इज़ 35 ईयर्स ऑफ एज। इसके साथ में ये हमने एज का क्राइटेरिया भी देखा था, आप इसको भी एक बार मेंशन करके बताइए। टर्म्स ऑफ ऑफिस 5 ईयर्स का रहता है। वैकेंसी या तो डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल से हो जाती है। 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होना रिक्वायरमेंट। ये हमने प्रेसिडेंट का देखा था एंड वाइस प्रेसिडेंट बोथ का देखा था। प्रेसिडेंट की जब 6 मंथ प्रेसिडेंट की जब सी ऑफिस वैकेंट हो जाता है तो उस केस में 6 मंथ के अंदर चुनाव होना चाहिए। एंड जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट दे एक्ट एज अ, और ही और शी एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उनको जितने भी पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ मिलती है वो प्रेसिडेंट ऑफिस के हिसाब से मिलती है, प्रेसिडेंट पोस्ट के हिसाब से मिलती है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की जब डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल हो जाए तो उसके बाद में 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चला जाता है। इसके साथ में 67 पी के अंदर इनके रिमूवल प्रोसेस की बात बोली है। रिजोल्यूशन होना चाहिए, इम्पीचमेंट नहीं होता है, रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन इन राज्यसभा। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। और फिर उसमें से क्या होना चाहिए? 50% प्लस मोर। प्रायर डे नोटिस होना चाहिए 14 डेज़ का। इसके साथ में अप्रूवल बाय लोकसभा। अप्रूवल किस तरीके से होना चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। इसके साथ में आप देख लीजिए, दिस इज ईजियर देन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 के अंदर जो इम्पीचमेंट हो रहा है भाई, वो तो नंबर 1 ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है, तो उनका तो बहुत डिफिकल्ट रहता है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। ये हमने वाइस प्रेसिडेंट का देख लिया। इसके साथ में ओथ की बात हो जाती है। 69 में ओथ बाय प्रेसिडेंट दिया जाता है। 70 में टॉक्स अबाउट सैलरी। इसके साथ में पावर्स एंड फंक्शंस तो आप ये देख लीजिए। 64 के अंदर बात करते हैं कि ही और शी इज़ अ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसके साथ में कास्टिंग वोट होता है। इन केस ऑफ टाई वाइस प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट एज अ चेयरमैन। नो एग्जीक्यूटिव पावर, ऑल्दो इनके पास में कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं हो रही है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। इसके साथ में जुडिशियल मैटर्स के अंदर बात करें तो ये देखो, ऑल डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इंक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल। सेम हमने देखा था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। अब भाई इनके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों, हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हाई कोर्ट, फिर कौन से हाई कोर्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी? और ये जो अथॉरिटी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, दे आर ऑफ एलिट एंड डिग्निटी वाला ऑफिस है। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस प्रेसिडेंट वाला और वाइस प्रेसिडेंट का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इंपॉर्टेंट। तो उसके हिसाब से इनकी जो जितने भी केसेस जाते हैं वो इंक्वायर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन डिस्प्यूट के जो केसेस जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट उन्हें देखते हैं। ये सब आप देख लेना इलेक्शन के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, और ये सब हमने बात कर लिया। वाइस प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल गलत बात है, वो मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं रहते। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें थे। आर्टिकल 74 से 78 होता है। पार्ट 5 चैप्टर 1 के अंदर आपको दिया गया है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, सभी को पता है। एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं कौन? प्रेसिडेंट काम करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 64 के अंदर ये बताया गया है। तो मतलब रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके हाथ में है? वो है पीएम के हाथ में। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द काउंसिल ऑफ बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 75 के अंदर इनके अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि ये प्रेसिडेंट मस्ट अपॉइंट अ पर्सन हु कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा। ठीक है, अगर ये उस समय प्रेजेंट नहीं रहे ऑफिस में, उस समय अगर ही और शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ही इज़ नॉट अ एमपी, तो उनको 6 महीने के अंदर कोई भी या तो फिर लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बनना होता है। अगर वो नहीं बन पाते तो कहीं ना कहीं वो फिर उन्हें रिज़ाइन देना पड़ता है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। इसके साथ में कन्वेंशन आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिट मेंशन क्वालिफिकेशन ऑफ द पीएम, बट बाय कन्वेंशन प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इफ नॉट अ मेंबर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही मस्ट बी इलेक्टेड नॉमिनेटेड विद इन 6 मंथ। ये अभी आपको ऑलरेडी बात बोल दी। इसके साथ में ओथ जो लेते हैं वो ऑफिस एंड सीक्रेसी की लेते हैं। इसके साथ में और किस कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है इनकी ओर? तो प्रेसिडेंट। अब देखो कि जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनकी जो ओथ एडमिनिस्ट्रेट की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो रहते हैं नॉमिनल हेड रहते हैं, पीएम ओथ नहीं करते क्योंकि पीएम के पास में काम नहीं रहता है, टाइम नहीं रहता है, उनका काम ऑलरेडी बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड हुआ रहता है। टीनियर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 5 ईयर्स 6 ईयर्स नहीं है, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक के वो अपने ऑफिस में बने रहते हैं। और इसका मतलब क्या है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? इसका मतलब है कि जब तक कि वो लोकसभा के अंदर कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। कॉन्फिडेंस एंजॉय करना मतलब मेजोरिटी जब तक उनके हाथ में सपोर्ट है इन द लोकसभा, तब तक वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव की तरह एक्ट करते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट चला सकते हैं। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, जब उनकी जो सरकार गिर जाती है, फिर आप सोचिए, आपने सुना ही होगा कि सरकार गिरा देते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू, जब उनकी बहुमत नहीं रहता है इन द लोकसभा। तो उस केस में क्या करते हैं, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया, इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी रेजिग्नेशन जाएगा। इट मीन्स पूरी जो सरकार है, मंत्रिपरिषद पूरा एक साथ स्विम करता है और एक साथ सिंक करता है। स्विम बोले तो तैरता भी एक साथ है, और अगर डूबता है तो वो डूब भी एक साथ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एक मतलब साथ में काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। इसके साथ में आर्टिकल 75 बात करता है ये प्लेजर डॉक्ट्रिन की। 75(3) टॉक्स अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। बहुत बार हो चुका है। एग्जीक्यूटिव पावर आप ये देख लेना, रोल इन अपॉइंटमेंट, बहुत सारे रोल में इनका अपॉइंटमेंट में रोल रहता है। यूनियन के मिनिस्टर्स में, गवर्नर में, अटॉर्नी जनरल में, सीईसी इलेक्शन कमीशन में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अब आप चाहो तो इसके बता सकते हो कौन कौन से आर्टिकल है। फॉर एग्जांपल सीईसी का आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 324, अटॉर्नी जनरल का आ जाता है आर्टिकल 76, इसके साथ में गवर्नर का आ जाता है आर्टिकल 163। ऐसा आप एक एक के बताते जाइए। क्या बाकी है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बाकी है। लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा एंड प्लेज अ सेंट्रल रोल इन लेजिस्लेटिव प्रोपोगेंड एजेंडा। भाई पार्लियामेंट के पास है तो लेजिस्लेशन में भी इनका रोल रहता है। समनिंग, एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन समनिंग, प्रोरोगिंग एंड डिजॉल्विंग द लोकसभा आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग, गाइडिंग गवर्नमेंट बिल्स वाया पार्लियामेंट। इसके साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो रिकमेंड जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल्स 108 इन केस ऑफ डेडलॉक। तो ये किसको रिकमेंड करते हैं? प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं, फिर प्रेसिडेंट कॉल करते हैं फॉर द जॉइंट सिटिंग। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो बजट हो गया, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, फिर इसके साथ में इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी थ्रू कैबिनेट एंड कैबिनेट कमेटी, फॉरेन पॉलिसी का रोल हो गया, इमरजेंसी पावर हो गया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट communicate all decision of the council of minister to the president, furnish information related to administration, submit matters for consideration if required by the president। सब आपको पता ही है, बाकी आप देख लेना ये। इसके साथ में इन केस ऑफ हंग असेंबली
इफ़ देयर इज़ नो क्लियर मेजोरिटी, जब मतलब कोई भी अपनी बहुमत नहीं प्रूव कर पा रहा है, तो प्रेसिडेंट में इलेक्ट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन एज पीएम। इस केस में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट के हाथ में वो पावर रहती है, ये हमने डिस्क्रिशनरी पावर देखी थी प्रेसिडेंट की। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट प्रूव मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस विद इन अ रीजनेबल टाइम। इसके साथ में बात कर लेते हैं लिमिटेशंस क्या है भाई, लिमिटेशंस भी तो कुछ होगी भाई। डिस्पाइट बीइंग पावरफुल द प्राइम मिनिस्टर इज बाउंड बाय कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कलेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये हमने देखा था। डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, जैसे ही मेजोरिटी सपोर्ट हुआ नहीं हुआ तो गिर जाएगी सरकार। इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इन मैटर ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के अंदर हमने देखा था। कैन बी रिमूव थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, एनसीएम के थ्रू उन्हें हटाया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर इज मेंशन एज रियल एग्जीक्यूटिव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन ये इनडायरेक्टली हमें पता चल जाता है। प्राइम मिनिस्टर कैन डिसॉल्व लोकसभा डायरेक्टली, ये डायरेक्टली वर्ड जो रहते हैं ना ये थोड़े से गड़बड़ करते हैं, खुद डायरेक्टली नहीं करते, प्रेसिडेंट को बोलते फिर प्रेसिडेंट करते हैं। पीएम एडवाइसेज प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट, बिल्कुल सही बात है। पीएम मस्ट एंजॉय लोकसभा कॉन्फिडेंस, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो वो सिंक हो जाएगा। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। नाउ स्टार्टिंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेक्चर 16। ठीक है, अभी हमने 11 मिनट में पुराना रिवीजन कर लिया, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। ये सब बार बार रिवाइज करते जाओ, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होते जाएगी। आप देखो, एक बार घर जाना और एक बार सॉल्व करना, पीएम के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पीवाईक्यू के। अगर आपसे नहीं बने हैं, मेरे हिसाब से तो 80 to 90% ईजीली आपसे बन जाएगी। या तो कोई बहुत ही लेंदी में आया होगा, या तो कोई रैंडम फैक्ट्स फिगर्स पूछ लिए होंगे जहाँ पे वो नहीं बना है। ठीक है, तो आप एक बार कोशिश करो, सॉल्व करो, पीवाईक्यू भी साथ में इंटीग्रेट करते हुए चलो। ठीक है, आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है। लेट अस सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। रेलेवेंट आर्टिकल 74 to 78, 75, 77, 88, 361B, 164 स्टेट्स के लिए हो रहा है ना, स्टेट्स के लिए 164। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलरेडी बहुत अच्छी बात हो चुकी है, फिर भी हम डिटेल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी करेंगे, एक एक को डिटेल में करेंगे। आपको लग सकता है थोड़ा सा लेंदी समय, ठीक है, 40 घंटे के लेक्चर्स 45 घंटे में हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो 5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो आपके फ्रूटफुल ही रहेंगे। आर्टिकल 74 टॉक्स अबाउट एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 टॉक्स अबाउट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ पीएम एज इट हैड्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आफ्टर द 44th and 42nd अमेंडमेंट, द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग, ऑल्दो द प्रेसिडेंट मे वंस रिटर्न द एडवाइस फॉर रिकन्सिडरेशन। मे वंस, एक ही बार वापस भेज सकते, अगर दूसरी बार गया तो वापस से क्या करना पड़ेगा, वो मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट ऐसे भी नहीं है कि भाई जैसा बोला वो मान लिया, प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट बोलते चलो एक और बार देख सकते हो आप चाहो तो मे वंस रिटर्न, लेकिन वापस से जब जा रहा है तो फिर ये मानना पड़ेगा। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये वैसा ही हमने जब देखा था, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी, उस समय हमने सभा पढ़ा था, हमने 3 जो महाजनपद पढ़े थे, जहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, जहाँ पे आपको रिपब्लिक सिस्टम देखने को मिलेगा। एक था वज्जी, और बताइए और 2 कौन कौन से थे ना, आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस समय भी हमने याद किया था। चलो वापस से आ जाओ। दिस प्रोविजन एस्टेब्लिश दैट रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाइल प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। अब कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन की बात करें, आर्टिकल 75 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट्स एंड टेन्योर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ पीएम, सभी को पता है, दुनिया जहाँ को पता है, पीएम आते हैं, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं, डेप्टी मिनिस्टर्स नॉट करंटली कॉमन। डेप्टी मिनिस्टर आप देखोगे अभी महाराष्ट्र के अंदर डेप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन आप देखोगे डेप्टी पीएम वगैरह ऐसी कोई पोस्ट नहीं हो रही है, ना ही और भी कोई डेप्टी मिनिस्टर्स आ रहे हैं। तो ये पोस्ट जब रिक्वायरमेंट रहती है तो फिर वो बना लेते हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड पीएम तो है ही। ऑल मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय वन एंड ओनली प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन, ये जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या फिर जितने भी मिनिस्टर्स आप कह लीजिए, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट विद इन विच इन प्रैक्टिस मीन्स प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, क्योंकि भाई ये तो इनकी एडवाइस से काम कर रहे हैं।
91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था. इट टॉक्स अबाउट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शाल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा. वो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ से 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दिस अमेंडमेंट वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट जम्बो कैबिनेट एंड एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. भाई जम्बो बोले तो बहुत बड़ी कैबिनेट, इतनी बड़ी कैबिनेट हाथी जैसी. ठीक है, तो उससे क्या होता है भाई, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 545 अभी हमने करंट लेकी थी. उसका 15% निकालो, चलो निकालो. सी सेट का क्वेश्चन आपके लिए है. ठीक है, 54 + 27 तो कितना हो गया ये, बोलिए. 81.25. 82 से सीट से ज़्यादा नहीं हो सकती है. सॉरी 82 नहीं, 81 से ज़्यादा नहीं हो सकती. 81.75 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब 82 भी नहीं हो सकती है. तो 81 ही अभी के प्रेजेंट समय पे आपको मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको. कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर्स आर सीनियर मिनिस्टर हु हैड मेजर डिपार्टमेंट सच एज होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स. होम मिनिस्टर कौन है अभी के बताइए, अमित शाह. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई. एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर. They are member of the cabinet, which is supreme policy making body of the executive. Cabinet decisions are binding on all ministers. Very 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 important. Supreme policy making body आपको देखने को मिल जाती है of the executive. इसके बाद में आप देखोगे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में आइदर असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर और होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज हो गई. ऐसे कुछ अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज रहती है तो उसका इंडिपेंडेंट चार्ज आ जाता है, या तो फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी असिस्ट करते हैं. अब डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, हर एक को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं देख सकते, तो उनके साथ में उनके साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहता है. दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट अनलेस स्पेशली इन्वाइटेड. इसके साथ में मिलते हैं डेप्टी मिनिस्टर. डेप्टी मिनिस्टर, असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट. दिस कैटेगरीज रेयरली यूज इन रिसेंट टाइम. इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल वाला, आर्टिकल 75(3). इस कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दिस मीन्स ऑल मिनिस्टर्स आर जॉइंटली अकाउंटेबल. जॉइंटली है ना, अकाउंटेबल फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज. अ डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट इन द लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशंस के थ्रू रिक्वायर रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम. दिस प्रिंसिपल एंश्योर दैट कैबिनेट सॉलिडरिटी एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज़ यहाँ से देखने को मिल जा रही है. आगे बात करते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखें तो बिल्कुल ईच मिनिस्टर इज ऑल्सो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिपार्टमेंट एक्शंस टेकन अंडर हिज अथॉरिटी. और इसके साथ में इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी देख रहा है और एक्शंस टेकन अंडर हिज अथॉरिटी. और ये जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट ऑपरेट्स ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन. ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का आपको देखने को मिलेगा. ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी कहीं डायरेक्ट लिखी हुई नहीं है, बट इट इज़ अ कन्वेंशन कि भाई वो अपने डिपार्टमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल है. वो तो ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए उन्हें. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट की बात करें, आर्टिकल 88 टॉक्स अबाउट राइट टू पार्टिसिपेट. मिनिस्टर्स हैव द राइट टू स्पीक इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. Ministers have a right to speak in both House of Parliament, take parts in debate, participate in proceedings. However, they can vote only in the house in which they are members. लोकसभा के मेंबर हैं, लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, बोलेंगे, सब कुछ काम करके आ जाएंगे, लेकिन वोट करने की बारी आएगी तो दे कैन ओनली वोट इन लोकसभा. राज्यसभा वाले जाएंगे, राज्यसभा में पार्टिसिपेट करेंगे, लोकसभा में मौका मिले लोकसभा पहुंच जाएंगे, लेकिन वोट करने की बात आए तो दे कैन ओनली वोट इन राज्यसभा. ठीक है भाई, ये तो वही बात हो गई ना, जैसे आप क्लास 12th में हो, आपके 5 सेक्शन, लेट से 3 सेक्शन हो गए ABC. अब तीनों सेक्शन को एक साथ बैठा दिया, या फिर कभी B में कोई क्लास नहीं हो रही है तो A वालों को B में जाके पहुंचा दिया, लेकिन A वालों की जो अटेंडेंस होती है तो वो A वालों की अटेंडेंस अलग ही होती है, तो वो B वालों की अटेंडेंस भी अलग होती है. तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि जो वोट देने का अधिकार है, जो आप हाउस में बैठे हो उसके अंदर आप कर सकते हो. नहीं तो ऐसा तो लोकसभा में राज्यसभा वाले भी पहुंच जाए या राज्यसभा में लोकसभा वाले पहुंच जाए, तो वो तो जो वहाँ का नंबर है वो तो नंबर सिस्टम तो बिगड़ जाएगा.
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 78 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स. The Prime Minister on the behalf of the Council of Minister must communicate all decision to the Council of Minister to the President. सब कुछ बताना है. Furnish information related to administration. Submit matters for consideration when required. This ensure coordination between the nominal and the real head. Nominal and the real executive. ये ऑलरेडी हमने PM के अंदर इसमें भी किया था. इसके साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन. एग्जीक्यूटिव फंक्शन की बात करें तो फॉर्मुलेट गवर्नमेंट पॉलिसी, बिल्कुल पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं. इम्प्लीमेंट लॉज पास बाय पार्लियामेंट, ये जो पार्लियामेंट लॉ पास करता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं भाई, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूट कराना ही तो इनका काम है. और फॉर्मुलेशन का भी काम है क्योंकि लेजिस्लेशन का भी पार्ट है, तो लेजिस्लेटिव का असेंबली का भी पार्ट है, मतलब जो MP पार्लियामेंट का पार्ट है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वही तो है. होम वाला बोलेगा कि फाइनेंस वाले से बात कर सकता है, फाइनेंस वाला MSME से बात कर सकता है, MSME वाला एग्रीकल्चर से बात कर सकता है. तो ये कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए. एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट, लेजिस्लेशन एंड इमरजेंसीज. किस तरीके से आगे बढ़ना है वो सब प्रेसिडेंट को ही एडवाइस देते रहते हैं. ऑब्वियस सी बात है. कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके अंदर क्या डिफरेंस है? देखो, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है कैबिनेट का, तो कहीं पे भी आपको कैबिनेट वर्ड आपको नहीं देखने को मिलता है. आर्टिकल 74 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही बात हुई है. साइज़ के साथ कैबिनेट में सिर्फ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स रहते हैं, स्मॉल है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो 15% आपने देखा ही. पॉलिसी मेकिंग, यहाँ पे पॉलिसी एग्जीक्यूशन. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? पॉलिसी एग्जीक्यूशन के अंदर मेन रोल रहता है. स्टेटस क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑर्डिनेंसेस की बात करें, आर्टिकल 123, द प्रेसिडेंट इशूज ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. वैसा ही गवर्नर कर लेता है आर्टिकल 213 के अंदर. ये 123 है और गवर्नर वाला जो रहता है वो 213 है, तो थोड़ा सा ईजी है याद करना. ऑर्डिनेंसेस आर टेम्पररी लॉज एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. इसको पार्लियामेंट का अप्रूवल रिक्वायर रहता है ना. ऐसा नहीं कि आपने बस लॉ बना लिया और फिर उसको कंटिन्यू कराते जा रहे हैं. मैंने आपसे बताया था रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस के ऊपर थोड़ा सा आपको बताया था. इट इज़ अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. ये सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में बात बताई थी, ये आप मेरे को मेंशन करके बताइए. डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5 में बताया गया. अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बिकम अ मेंबर विद इन 6 months, फेलिंग विच ही सीजेस टू बी अ मेंबर, ही और शी सीजेस टू बी अ मिनिस्टर. अगर वो 6 महीने में पार्ट नहीं बनते, जैसा PM को रिक्वायर्ड रहता है 6 महीने के अंदर MP बनना है, वैसा ही मिनिस्टर्स को भी MP बनना पड़ता है. आर्टिकल 361 सब क्लॉज B बात करता है, अ मेंबर डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर अनटिल री इलेक्टेड. अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालिफाइड हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ हम दल बदल कानून ये बाद में और भी करेंगे किस तरीके से ये एक्ट करता है डिटेल में. इज़ ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर अनटिल री इलेक्टेड. जब तक कि री इलेक्शन नहीं होता है तो वो उनको मिनिस्टर आप नहीं करा सकते हैं. एमरजेंसी में किस तरीके से काम करती है भाई? तो ड्यूरिंग एमरजेंसी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गेन एनहांस पावर. बिल्कुल, पूरे एमरजेंसी में क्या होता है? एमरजेंसी में सेंट्रलाइज हो जाती है सब पावर, एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है, या फिर एक व्यक्ति तो नहीं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में पूरी पावर आ जाती है. स्टेट के जो CM रहते हैं, स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उससे पूरी पावर कहीं ना कहीं किसके पास में आ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में. इसको ही बोलते हैं यूनिटरी फीचर्स. यूनिटरी फीचर के अंदर क्या होता है? एमरजेंसी एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है. ये हमने शुरुआत में पहले दूसरे इसमें देखी थी. अगर आपने नहीं देखा है तो पहला दूसरा एक बार जाओ, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में देख के आओ. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गेन एनहांस पावर, एडवाइसेज द प्रेसिडेंट ऑन इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन. फिर वो बताते हैं कि इमरजेंसी किस तरीके से लगाओ, क्या करना है. डायरेक्ट्स नेशनल पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. उस केस में क्या करते हैं? नेशनल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, ये सब यहाँ पे ये डायरेक्ट करते हैं. इसके साथ में आप देख लो ट्रैप कहाँ कहाँ पे खेला जा सकता है. कैबिनेट इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा, बिल्कुल गलत है, लोकसभा आता है. कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, बिल्कुल सही है. मिनिस्टर कैन स्पीक इन बोथ हाउस, बिल्कुल सही है.
बोलने में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन वोटिंग सिर्फ जो हाउस के हैं वहीं पे होगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, एक्सरसाइजिंग पावर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 74 to 78। चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 5। इसके बाद में लेट अस सी कैबिनेट कमिटी। कैबिनेट कमिटी, ये अभी हमने क्या देखा, ये अभी हमने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपको पता होना चाहिए भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नहीं तो भूलते जा रहे हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 74 से 78 बहुत बार याद कराना पड़ता है आपको। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमेटी आप देख लेते हैं। देखो कैबिनेट कमेटी की बात करें तो इसका ऐसे कहीं मेंशन तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखेगा। अब मेंशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जिस चीज़ का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस बॉडी का मेंशन है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बॉडी मतलब होता है इंस्टीट्यूट। यहाँ पे इसका मेंशन नहीं है तो इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बोलते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब तो गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, मतलब जो संविधान के हिसाब से नहीं काम कर रही, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है। इनके लिए जो प्रॉपर वर्ड होता है दैट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल के बियॉन्ड बनाई गई है ये, कॉन्स्टिट्यूशन में बताई नहीं थी, बनाई भी नहीं थी, तो उसके बियॉन्ड इन्होंने जाके बनाई है। तो इसका जो लीगल बेसिस होता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस। कन्वेंशन के बेस पे ये बनी है and formed by the PM. Mention and purpose of the cabinet committee. Cabinet committees are a smaller group of cabinet ministers created to reduce the work of the full cabinet. पूरे कैबिनेट आ जाएगी कैबिनेट मिनिस्टर्स तो भाई दिक्कत होती है। लिमिटेड छोटा ग्रुप, वो 4-5 जो हमने देखा है ना मोदी जी के आजू बाजू बैठे रहते हैं, बस वही समझ लीजिए। इससे क्या होता है, इस डिसीजन मेकिंग में स्मूथन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इफेक्टिव होती है, लॉ एंड ऑर्डर फटाफट वो काम किया जा सकता है। इनेबल फास्टर एंड मोर फोकस डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियस सी बात है। डील विथ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और एमरजेंसीज। एमरजेंसी का केस हो गया, जैसे पाकिस्तान वाला केस हुआ था, फटाफट उन्होंने मीटिंग ली एंड दे हैव एक्टेड इन अ रैपिड मैनर। इसके साथ में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करें तो डील विथ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल कोई अभी बांग्लादेश वाला इशू हो गया या फिर अमेरिका के टैरिफ हो गया, तो उस केस में भी आप देखोगे कहीं ना कहीं वो कैबिनेट कमिटीज़ फटाफट काम करती है। दे फंक्शन एज अ इनर कैबिनेट एंड प्लेज अ डिसाइसिव रोल इन गवर्नेंस। दे फंक्शन एज अ इनर कैबिनेट, वो एक कैबिनेट के अंदर भी, मतलब कैबिनेट जो मिनिस्टर्स है उसके अंदर भी आप इनर कैबिनेट, एक छोटे से कैबिनेट की तरह काम करती है, और जो कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज पावर रहती है, सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रलाइज बॉडी है जो पूरे डिसीजन के अंदर इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करें तो कैबिनेट कमिटीज़ आर नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियस सी बात है। दे आर नॉट स्टैट्यूटरी बॉडीज क्रिएटेड बाय एनी एक्ट, ना ही वो कोई एक्ट से बनाए गए हैं। जैसे अलग अलग एक्ट से जो बनते हैं ना, जैसे सेबी एक्ट से सेबी बना है तो उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूट से बना है, वो स्टैट्यूट मतलब कोई लॉ से बना है। आरबीआई एक्ट 1934 से आरबीआई बना है, तो उसे भी क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। इरडाई एक्ट से इरडाई बना है, पीएफआरडीए एक्ट से पीएफआरडीए बना है। ऐसी अलग अलग बॉडीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये कोई स्टैट्यूट से भी नहीं बना है, कोई लॉ से भी नहीं बना है, इसके लिए इट इज़ नॉट स्टैट्यूटरी बॉडीज एज वेल। Their existence and authority are based entirely on constitutional convention and executive practice. कन्वेंशन मतलब जो परंपरा चलती आ रही है, परंपरा, प्रतिष्ठा, और तीसरा वर्ड क्या था बताइए, मेरे को तो याद नहीं है। एंड एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिस, जो एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिस धीरे धीरे चलती आ रही है उसके हिसाब से ये आपको जो ऑफिस है वो देखने को मिलेगा, कैबिनेट कमेटी देखने को मिल जाएगी। डिस्पाइट दिस देयर डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट एज दे डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम द कैबिनेट इटसेल्फ। कैबिनेट से ही वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी रहती है। इसके लिए जो गवर्नमेंट कैबिनेट, छोटी छोटी कैबिनेट की कमेटी हो गई। अब ये इन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो पूरा कैबिनेट उसे फॉलो करता है, पूरे जितने भी लोग हैं सब उसे फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बाइंडिंग भी रहती है क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन ले लिया वही सुप्रीम डिसीजन कंसिडर किया जाता है, फिर उसके हिसाब से गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट काम करती है। फॉर्मेशन कैसे होता है कैबिनेट कमेटी का, भाई पीएम कंस्टिट्यूट करते हैं, पीएम को जिसको लगता है वो ले लेते हैं। कैन बी क्रिएटेड, अबॉलिश एंड रीस्ट्रक्चर्ड एंड एट एनी टाइम।
भाई जब उनका मन करे अबॉलिश कर दो, जब चाहे तो रीस्ट्रक्चर कर दो, नॉट अ परमानेंट इन नेचर। सब आपको पता ही है, अपने मन से अपना, जैसे आपने कोई गुड बना लिया और वो गुड के हिसाब से काम कर रहे हो, तो वैसा ही आपको ये एक फॉर्मल टर्म कैबिनेट कमिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नंबर ऑफ कमिटीज़, कंपोजिशन, चेयरपर्सन, स्कोप ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन की बात करें, जनरली कंपोज कंसिस्ट ऑफ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स, occasionally minister of state with independent charge may be included as special invitees। कमेटी कैबिनेट की बनी है तो कैबिनेट मिनिस्टर से उसमें रहेंगे। देखो ये वाले इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसके लिए जस्ट एक बार इसको पासिंग रेफरेंस के तौर पे ले लेना, आपको समझ में तो आ जाएगी चीज़ें। समझ में आ जाती है ना तो फिर क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जाए तो वो आपके हेल्प करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन ऑफ मैनी कमिटी, ऑब्वियसली बात है, और अ मेंबर इन कमिटीज़ ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। देखो जहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी कमेटी को पार्टिसिपेट करेगा तो ऑल ऑब्वियसली बात है कि वो उसके हेड ही रहेंगे। ठीक है, मोदी जी कोई भी कहीं पे भी जाएंगे तो वो सबसे पहले हेड वो ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि कोई दूसरा उनसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट तो ऐसी कमिटीज़ में रहते नहीं है, तो मैं पीएम ही रहेंगे, या तो होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो जहाँ पे भी रहेंगे, अगर पीएम आ गए तो पीएम ही उसके सबसे सुप्रीम आपको देखने को मिलेंगे। रिलेशनशिप विद द कैबिनेट, ऑल्दो कैबिनेट कमिटी टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, दे फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट। पूरे कैबिनेट जो जितने भी मिनिस्टर्स कैबिनेट है, मिनिस्टर्स है, उनमें से चुनिंदा को चुन लिया है, वो चुनिंदा ही डिसीजन लेते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। आर अकाउंटेबल टू द कैबिनेट, बिल्कुल। कैन हैव देयर डिसीजन रिव्यूड बाय द फुल कैबिनेट इफ रिक्वायर्ड, बिल्कुल। दस कैबिनेट कमिटीज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी नॉट पैरेलल पावर सेंटर्स। कोई पैरेलल नहीं है, वो डेलीगेटेड अथॉरिटी है। डेलीगेटेड मतलब हमने हमारा काम आपको दे दिया है, ठीक है, अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया है किसी कमिटी को। यहाँ पे किसको दिया है? कैबिनेट कमिटी को दे दिया है। किसने दिया है? वो कैबिनेट ने दिया है। और ये कहाँ से आ रहा है? ये कन्वेंशन से हुआ है, जो परंपराएं चलते आ रही है ना 30 40 50 साल से, तो उस हिसाब से ये चीज़ें बनी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं हुआ है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कमिटीज़ बनाई है और जो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जहाँ जहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट बातचीत होती है वहाँ पे पीएम आएंगे, और पीएम आ गए मतलब वो इसके हेड रहेंगे पीएम। देखो पॉलिटिकल अफेयर किसको क्या पोजीशन देनी है, किसको क्या मिनिस्ट्री देनी है, सेंटर स्टेट के रिलेशन क्या होने चाहिए, भाई ये तो सबसे सुप्रीम काम होना चाहिए, और ये पीएम अपने हाथ में रखना चाहेंगे। तो किसको कहाँ पे अपॉइंटमेंट करना है, किसको गवर्नर अपॉइंट करना है, किसी को क्या अपॉइंट करना है, तो ये सब पॉलिटिकल अफेयर वाली कैबिनेट कमेटी इसके ऊपर ध्यान रखती है। देयरफॉर इट इज़ नोन एज सुपर कैबिनेट। सुपर डुपर कैबिनेट बोला जाता है इसको, है ना, सुपर कैबिनेट। अब इसके अंदर क्या हो रहा है सुपर कैबिनेट में? सुपर कैबिनेट में आप देखोगे डील्स विद सेंटर स्टेट रिलेशन, कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, ऑब्वियसली बात है। स्टेट के साथ में क्या रिलेशन होना चाहिए, वेस्ट बंगाल के साथ में क्या रिलेशन रहेंगे, तो भाई ये सब पॉलिटिकल अफेयर वाली जाके सुपर कैबिनेट मिलती है और वो डिसाइड करती है। आसाम के साथ में क्या हो गया, ठीक है, अभी महाराष्ट्र में चल रहा है इशू, महाराष्ट्र के साथ में कैसे इश्यूज़ हो गए, क्या होगा, तो वो सब सेंटर स्टेट के रिलेशन पे ये ध्यान देते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, अभी हमको पता है पाकिस्तान के साथ में केस चल रहा है, बांग्लादेश के साथ में, तो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ये ध्यान देते हैं। मेजर पॉलिटिकल डिसीजन, गवर्नर का अपॉइंटमेंट, ये सब ध्यान देते हैं। यूजुअली चेयर बाय द पीएम, जहाँ पे हो गया पीएम ही रहेंगे। इसके साथ में इकोनॉमिक अफेयर्स, पैसे की बात आ गई, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पीएम का रोल रहता है। इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरीके से होने चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फॉरेन से कहाँ से लेके आना है पैसा, किसके साथ में कहीं ना कहीं अलाइनमेंट रखना है, वो सब चीज़ें इकोनॉमिक अफेयर्स वाले देखते हैं। क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक गवर्नेंस। टैरिफ वॉर थी, तो टैरिफ वॉर का भी जो इश्यूज सॉल्व किए थे वो सब इकोनॉमिक अफेयर्स ने डिसीजन लिए थे। मोदी जी अकेले डिसीजन नहीं लेते, आप देखते हो मोदी जी के आजू बाजू वो सब बैठे हुए रहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, टेबल के ऊपर सब मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पीएम। तो इस तरीके से आप देखोगे ये सब चीज़ें होती है। अब आ रहे हैं, तो हेड कौन कर रहे हैं, पीएम। इसके साथ में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी,
अब सिक्योरिटी हो गया तो ये भी है भाई, ये सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। डील्स विथ नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी मैटर। एटॉमिक एनर्जी मैटर तो एटॉमिक एनर्जी तो आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक जो रहता है, हाँ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वो किसके अंडर आता है? पीएम ऑफिस के अंदर आता है। सही बता रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ, एक बार क्रॉस चेक करके बताना मुझे। पीएम ऑफिस के अंदर ही आता है। इसके साथ में देखो नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी, ये सब जो है पीएम के आप देखोगे पीएम कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान रखते हुए चलते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ अल्टीमेट, नेशन को प्रोटेक्ट करना इनका कहीं ना कहीं एक मेन गोल भी रहता है और होना भी चाहिए। तो सिक्योरिटी के मामले में भी कोई यहाँ पे पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे पीएम ही रिप्रेजेंट करते हैं एज अ एंड एक्ट करते हैं एज अ हेड ऑफ दिस कमिटी। पीएम हो गया, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, यही है जो सुपर कैबिनेट भी हमने बात देखी थी, सुपर कैबिनेट। दिस कमिटी इज क्रिटिकल ड्यूरिंग वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज। इसके साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर देखोगे कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट बिजनेस इन पार्लियामेंट, डिसाइड लेजिस्लेटिव स्ट्रेटजीज, किस तरीके से कानून बनने चाहिए, कानून को आगे बढ़ाना है, फिक्स डेट फॉर पार्लियामेंट्री सेशन, पार्लियामेंट्री सेशन भी कब से कब तक करना है। यहाँ पे भी आप देखोगे चेयरपर्सन पीएम ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जितने भी मैंने कमिटीज़ पहले लगाई है वो सबके चेयरमैन आप पीएम देखोगे। इसके अलावा भी विदाउट पीएम वाली भी रहती है, वो विदाउट पीएम वाली हम देखेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, अगेन एसीसी, अपॉइंटमेंट सीनियर सिविल सर्वेंट का अपॉइंटमेंट करना है, किसको सेक्रेटरी बनाना है, किसको फाइनेंस सेक्रेटरी, किसको कैबिनेट सेक्रेटरी, वो सब कौन देखते हैं? वो सब भाई एसीसी देखते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आईओसीएल का हेड किसको बनाना है, इसके साथ में गेल इंडिया का किसको बनाना है, इसके साथ में पीयूसीएल का किसको बनाना है, ये सब कौन देखता है? कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। की ब्यूरोक्रेटिक पोजिशंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ पीएम एज अ चेयरपर्सन, होम मिनिस्टर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन ये तो आपको देखने को मिल ही गए। कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, अलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, रेसिडेंशियल मैटर ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल, यहाँ पे भी आप देखोगे पीएम ही हेड करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देख ली, जहाँ जहाँ पे पीएम हेड कर रहे हैं वो वाली कैबिनेट कमेटी देख ली। अब आप वो कमिटीज़ बताइए, आपका काम है ये, आपको सर्च करना है वो कमिटीज़ जिसमें पीएम हेड नहीं करते, मतलब वो कैबिनेट कमिटीज़ है लेकिन पीएम वहाँ पे हेड नहीं है, क्योंकि पीएम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर ऐसी कोई कमेटी है तो आप बता सकते हो। एडॉक कैबिनेट कमेटी, ये देखो टेम्पररी कैबिनेट कमिटीज़ में आती है। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटीज़ देयर आर अदर कमिटीज़ एज वेल विच आर इन एडॉक इन नेचर, विच आर क्रिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एडॉक कमिटीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल जैसे अभी बांग्लादेश का इशू चल रहा है, तो सिक्योरिटी टेंशन बांग्लादेश के साथ में चल रहा है, तो उसके लिए एडॉक कमेटी बना ली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर इंटरनेशनल बॉर्डर विद द बांग्लादेश। तो ये एडॉक कमेटी हमने बना दी ताकि उसके ऊपर स्पेशल फोकस रहे। इसके साथ में स्पेशल पर्पसेस भी रहती है, अलग अलग तरीके की एडॉक कमिटीज़, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, स्पेशल पॉलिसी रिफॉर्म पे, क्राइसिस रिस्पांस पे। अब ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, इससे ज़रूरी नहीं कि पीएम इसके अंदर हो, इसके अंदर क्या हो सकता है, होम मिनिस्टर भी इसके हेड हो सकते हैं। और फिर उसके साथ में होम मिनिस्टर के अलावा इंडिपेंडेंट चार्ज वाले कोई, या फिर और फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब इसके पार्ट हो सकते हैं। तो ये क्या हो गई, कैबिनेट कमेटी है लेकिन एडॉक कमेटी है। दे आर टेम्पररी एंड डिजॉल्व आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। इसके साथ में सेक्रेटेरिएट सपोर्ट की बात करें तो कैबिनेट कमिटीज़ आर असिस्टेड बाय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। ऑब्वियस सी बात है भाई, कैबिनेट सेक्रेटरी आप देखोगे जो सबसे ऊपर वाले आईएएस रहते हैं, आईएएस में जो सबसे ऊपर है, सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है, वो रहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट के सेक्रेटरी रहते हैं। और जो है इसके साथ में अलग अलग जो मिनिस्ट्री रहती है, तो मिनिस्टर के भी अलग अलग सेक्रेटरी रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, इसके साथ में हो गया डिफेंस सेक्रेटरी। तो इस तरीके से क्या हो गया, आप देखोगे अलग अलग मिनिस्ट्री के भी सेक्रेटरी रहते हैं
और जो सुपर कैबिनेट हो रही है, जो कैबिनेट मेन डिसीजन ले रही है, उसके भी एक सेक्रेटरी रह रहे हैं जो आईएएस उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ में पॉलिसी के अंदर अलाइन करते हैं। तो ये कैबिनेट दिन भर मिलते रहते हैं, दिन भर बातचीत उन्हीं के साथ में होती रहती है। वो कैबिनेट सेक्रेटरी को बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा अपने को करना है, और फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, इन सब से बातचीत करते हैं, और ये नीचे फिर धीरे धीरे आते आते आपके डीएम तक के आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक के आपको देखने को मिलेगा। कैबिनेट सेक्रेटरीट प्रिपेयर्ड एजेंडा, रिकॉर्ड डिसीजन, क्या करते हैं, एजेंडा बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि किस तरीके से डिसीजन होगा, फॉलो अप, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब वो ध्यान रखते हैं। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है भाई। ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, सब ऑब्वियस सी बात है। देखो ये जो है ये सब एलिमेंट आ जाते हैं मेंस के, थोड़े बहुत आपके समझने के हिसाब से, लेकिन मेन एलिमेंट आता है कि इसका रोल क्या है। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर भाई एफिशिएंसी बढ़ाना है, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज़ लेके आते हैं। कैबिनेट कमिटीज़ के अंदर ये सब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टीज़, उन्हें किसी की हेल्प लगती है तो वो उन्हें बुला के वहाँ से भी बात कर लेते हैं। अलाउ क्विक रिस्पॉन्स टू कॉम्प्लेक्स इशूज़। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अजित डोभाल भी आपको बैठते हुए मिलेंगे, जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी वहाँ पे अजित डोभाल एनएसए भी यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। तो अब ये देख रहे हो, ये एनएसए जो है उन्हें एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मच नीडेड गाइडेंस, मच नीडेड स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से और भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन और एक्सपर्ट पर्सन को यहाँ पे इनके साथ में लाया जा सकता है, क्योंकि ये तो भाई अपने हिसाब से पीएम जिसको बुलाना चाहे वो बुला सकते हैं। कल जाके आप कोई एक्सपर्ट बन जाए कोई फील्ड में, एआई की फील्ड में लेट से आप एक्सपर्ट बन गए, तो कुछ रिफॉर्म करना है तो आपको भी बुला ले, हो सकता है। स्ट्रेंथन पीएम्स लीडरशिप रोल, पीएम का लीडरशिप भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। दे आर डिस्पेंसेबल इन अ मॉडर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इनडिस्पेंसेबल मतलब उसे डिस्पेंस नहीं किया जा सकता है, मतलब मस्ट बन चुकी है ये चीज़ आज के समय पे कैबिनेट कमिटीज़। अब देखो कैबिनेट कमिटीज़ एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं लास्ट क्लास में, वही की वही है। देखो ट्रैप कहाँ पे हो सकता है, कैबिनेट कमिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ऑल मिनिस्टर्स आर मेंबर्स, पीएम डिसाइड कंपोजिशन, CCS कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी डील विथ नेशनल सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एंश्योर एफिशिएंट एंड स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेकिंग इन गवर्नेंस। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं है। बताओ कोई डाउट लग रहा है तो बता सकते हो आप। सोचो, इसके साथ में आपको मैंने वो आपसे पूछा है कैबिनेट कमिटीज़ जिसके हेड आपको पीएम नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, अपने नोट्स में बनाते चलो। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये देख लेना फिर आप बताना मुझे। ठीक है, मैं अभी आपको फटाफट बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, थोड़ा सा एफर्ट्स आपकी तरफ से होने चाहिए। बाकी जो जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ क्लास में, अगर आप एक्टिव हो तो उसको सर्च करो और फिर वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखो। जितनी बार आपके कमेंट पे लाइक आएगा उतनी बार आपको याद होते जाएगा कि हाँ 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 मैंने ये लिखा था, उतनी बार आपको यूट्यूब रिकॉल कराते रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर आप PYQ भी देख लेना। नाउ लास्ट में आज की क्लास हम ख़त्म करेंगे बाय कंप्लीटिंग द टॉपिक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के ऊपर यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, प्रीलिम्स के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा था। मेंस वगैरह में तो आते नहीं है ये, प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन इतना कोई रैंडम, उस समय तो रैंडम क्वेश्चन था वो, लेकिन अभी यूपीएससी थोड़े से ये तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या पता इस पे भी आ जाए। बेसिक अगर छोटा सा भी क्वेश्चन आ जाए तो वो भी गेम पलट सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन होगी तो बढ़िया है, नहीं होगी तो फिर वो छोटा सा अगर इजी वाला भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो नहीं हो पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है नॉट मेंशन, इतना ही पूछ लिया कि कैबिनेट सेक्रेटरीट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बस एक लाइन का क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस,
वहाँ पे 4 चीज़ें दे दी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट कमेटी, और फिर इस तरीके से ऐसे 2-3 और बना दिए। तो अगर आपको पता है कि भाई कैबिनेट सेक्रेटरी भी नहीं है, कैबिनेट कमेटी भी नहीं है, तो समझ में आ रहा है आपका 50-50 तक आ गया, और 50-50 में से जो भी चूज़ करोगे एक तो सही होगा ही। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे आपका गेम यहाँ पे बन गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, क्लियर बात है। लीगल स्टेटस, बिल्कुल लीगल तो है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं, सिविल मोस्ट सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट। कैबिनेट सेक्रेटरीट इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन। आप क्या बन रहे हो, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एग्जीक्यूटिव सर्विस नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो आप। एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है और एग्जीक्यूटिव अलग होता है। ये जो वर्ड है इसका आपको पता होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप देखोगे जो सबसे सुप्रीम बॉडी है वो कौन सी आपको देखने को मिल रही है, कैबिनेट सेक्रेटरी। मतलब जितने भी IAS लॉबी आपको देखने को मिलेगी, IAS देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं वो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर पे ही काम कर रहे हैं, उनके ही गाइड के हिसाब से काम कर रहे हैं। एक बार देख लो कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, व्हाट डज एडमिनिस्ट्रेशन मीन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन द मैनेजमेंट, डायरेक्शन और रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और पब्लिक अफेयर। यहाँ तो पब्लिक अफेयर की बात हो रही है। इन्वॉल्विंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ओवरसीइंग एक्टिविटीज़ एंड पीपल टू अचीव गोल्स encompassing everything from a government executive branch to the daily task in an office। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ओवरसीइंग एक्टिविटीज़, प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ओवरसी कर रहे हैं। प्लान, ऑर्गेनाइज एंड ओवरसीज एक्टिविटीज़। इसके साथ में की एस्पेक्ट क्या क्या हो जाते हैं, मैनेजमेंट, ओवरसीइंग डे टू डे ऑपरेशन, प्रोसेस एंड वर्क फ्लो। देखो मैनेजमेंट क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल चीज़ों पे बात करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैनेजमेंट भी होता है ना, ये तो आपको ध्यान होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉडर टर्म हो गया, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उसका एक सब पार्ट आप कह सकते हो। गवर्नेंस, द फंक्शन ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी स्पेशली इन गवर्नमेंट, दैट एग्जाम्पल अ प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जीक्यूशन, कैरिंग आउट डिसीजन एंड प्लान डिस्टिंक्ट फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग। यहाँ पे ये प्लानिंग का भी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग का भी काम आता है। IAS जो रहते हैं वो प्लानिंग के अंदर भी हेल्प करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीट कहीं ना कहीं प्लानिंग में सपोर्ट कर रहा है, और इसके साथ में जो सेक्रेटरी लेवल वाले रहते हैं तो वो प्लानिंग के अंदर काम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले पॉलिसी मेकिंग में तो काम कर ही रहे हैं, इसके साथ में एग्जीक्यूशन में भी काम कर रहे हैं। जब DM के तौर पर रहते हैं तो वो दे आर एक्टिंग एज अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूशन वाले पोस्ट पे भी रहते हैं। ठीक है, इसके साथ में पीपल बॉडी, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आ जा रहे हैं, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, फॉर एग्जांपल फाइनेंस सेक्रेटरी, फॉर एग्जांपल कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, DM। फिर इसके साथ में और भी छोटे छोटे जो आप रोल बोलिए, एक्ट ऑफ डिस्पेंसिंग, द फॉर्मल गिविंग और एप्लीकेशन ऑफ समथिंग सच एज मेडिसिन। तो ये आपने देख लिया, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूशन, पीपल। थोड़ा सा बताना जरूरी है सो दैट हमें ध्यान रहे। इसके साथ में अगर आप इमेज देखना चाहो एडमिनिस्ट्रेशन की तो ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलो देख लेना, ये तो अभी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं, अब देख लेते हैं, इफ़ इट फंक्शंस एज अ स्टाफ एजेंसी ऑफ द यूनियन कैबिनेट, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट कमिटी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। भाई बिल्कुल सही बात है, स्टाफ वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं PM को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, कैबिनेट कमिटीज़ को, ताकि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग ये सब में कर पाए। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी बॉडी, इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस। इट हैज़ बीन इवॉल्व फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेक्रेटेरिएट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर क्या होता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देखो कैबिनेट क्या हो रहा है, सेक्रेटेरिएट जो
स्टाफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और बैकग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। कैबिनेट, तो कैबिनेट को ही हम क्या पुराने समय पे, ब्रिटिश के समय पे क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कौन कौन सी काउंसिल थी? 2 काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कानून बना रहा है, दूसरी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसका जो पीछे वाला सपोर्ट सिस्टम था, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेक्रेटेरिएट, और इनको ही आज के समय पे कहीं ना कहीं हम कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ में अगर बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज रीऑर्गेनाइज्ड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय द कैबिनेट इज इसेंशियल। हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट is cabinet secretary. The cabinet secretariat is headed by the cabinet secretary, who is the senior most officer in the IAS, appointed by the appointment committee of the cabinet, ACC। ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी है यही अपॉइंट करते हैं। मैंने आपको बताया था कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज। द कैबिनेट सेक्रेटरी एंजॉय द फिक्स टेनर स्पेशली जनरली 2 years टू एंश्योर न्यूट्रलिटी एंड कंटिन्यूटी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एन्जॉय अ फिक्स टेनर जनरली 2 years। हालांकि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका कहीं पे ऐसा कोई बॉडी में कहीं लिखा नहीं है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट है, कोई एक्ट भी नहीं है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन फिर भी जो कन्वेंशन चलते आ रही है उसके हिसाब से 2 years का ये फिक्स टेनर आपको देखने को मिल जाता है। फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट टू द कैबिनेट, वही बोला था अभी आपको। प्रिपेयर द एजेंडा ऑफ द कैबिनेट मीटिंग, circulate cabinet paper to the ministers, record cabinet decision, ensure follow up and implementation of the cabinet decision. This ensure collective responsibility and coherence in the governance. सेक्रेटेरिएट टू द कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी में भी जो बातें होती है वो सब, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर, तो वो सब एक दूसरे को बताना, प्रोसीजरल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। सब स्पीड बढ़ रहा हो, ये सब ऑब्वियस सी बातें हैं, कोई नई बातें नहीं है। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मिनिस्ट्रीज, कोर फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट, ओवरलैपिंग, कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव पॉलिटीज़ पे भी ये सब बातें करते हैं। एडवाइस भी करते हैं जब दे आर ऑल्सो एक्ट एज थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब सोच विचार करने वाला है, जो सोच विचार करके बता रहा है कि पॉलिसी किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से आपको प्लानिंग करना होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वो सब एडवाइजरी बॉडी, प्लानिंग बॉडी, थिंक टैंक, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ में नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़, पॉलिसी कोहेरेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट में ये बताते रहते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट में किस तरीके से वॉर में, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट में, नेशनल डिज़ास्टर्स में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे वो कैबिनेट सेक्रेटरी बताते हैं। आईएएस ऐसा नहीं रहता है, आईएएस को भी बहुत नॉलेज है, ठीक है, ग्राउंड पे वो काम करके आए रहते हैं डीएम के तौर पे। डीएम को पूरी हर चीज़, हर डिपार्टमेंट का नॉलेज रहता है। पुलिस को सिर्फ पुलिस के डिपार्टमेंट का नॉलेज रहता है, डीएम को हर डिपार्टमेंट का नॉलेज रहता है। ये बात अलग है कि डेप्थ में नहीं रहे होता है इतना, वो इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है ना, वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि उनको भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर वो कितने डेप्थ तक के गए हैं, उन्होंने कितना उसके बारे में ध्यान रखा है, उतना ही उनको पता रहता है। नहीं तो फिर भी दे आर अवेयर अबाउट मैनी एस्पेक्ट ऑफ द मैनी मिनिस्ट्रीज, मैनी थिंग्स दैट आर रनिंग पैरेलली। तो इसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि डीएम के हाथ में पूरा सिटी रहती है, मेन अगर बात करें तो इनके हाथ में रहता है पूरा कंट्रोल करना, डीएम के हाथ में। ऊपर वाले तो कानून बस बोल देते हैं ये फॉलो करो, लेकिन पूरा मैनेज करना डीएम के हाथ में रहता है। ऑल्दो डीएम भी ऑर्डर देते हैं, लेकिन एक जो जिम्मेदारी पोजीशन होती है वो डीएम की रहती है। तो इसीलिए आप देखोगे इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, धीरे धीरे वो सब उसके ऊपर गाइडेंस, वो सब कहीं यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीज प्लेज अ की कोऑर्डिनेटिंग रोल एंश्योरिंग इन्फॉर्मेशन फ्लो एंड डिसीजन मेकिंग एट द हाईएस्ट लेवल। रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें, एक्ट एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, बिल्कुल चीफ कोऑर्डिनेटर है। प्रिसाइड ओवर मीटिंग ऑफ द सेक्रेटरीज कमेटी। अब भाई जो सेक्रेटरीज़ है, बहुत सारे सेक्रेटरीज़ है, होम सेक्रेटरी, ये सब सेक्रेटरी, तो उन सब की कमेटी होती होगी, तो उनकी कमेटी को कौन करेगा? जैसे पीएम हर मिनिस्टर वाली कमेटी को पीएम हेड करते हैं, वैसे ही हर सेक्रेटरी वाली कमेटी को कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे। चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सर्विसेज, एडवाइसेस पीएम एंड सीनियर अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र। कौन से आईएएस को कहाँ पे अपॉइंट करना है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, वो सब ये बताते रहते हैं। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कैबिनेट प्रोसीडिंग्स, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कैबिनेट प्रोसीडिंग की भी ये बातें करते हैं।
ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसके बाद में बात करते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड सिविल सर्विसेज। कैबिनेट सेक्रेटरी इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। आप देखोगे सिविल सर्विसेज बोर्ड की बात होती है, जो सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट, उनका पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, वो सब चीज़ों को जो रेगुलेट करती है, उसके आपको ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जैसे वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने तो वो इसके चेयरमैन भी आपको बन जाते हैं। लिंक बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पीएम, होम मिनिस्टर, ये सब हो गए, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव डीएम, ये सब हो गए जो हमेशा ही बने रहते हैं। दोनों के बीच में लिंक। गार्डन ऑफ द सिविल सर्विस, न्यूट्रलिटी एंड डिसिप्लिन, तो इसके ये गार्डन आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इंक्लूड्स, आपने देखी होगी ना सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग, तो सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के अंदर हर मिनिस्ट्री होती है, हर मिनिस्ट्री के वो सब ऑफिसेज वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो वो सब आप देखोगे, और वही ऑफिसेज के अंदर एसएससी सीजीएल वाले बंदे बहुत सारे, वो एक ग्रुप बी वाले पोस्टिंग पे आपको काम करते हुए मिलते हैं। उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो जो सेक्रेटरी रहते हैं और भी हायर पोस्ट पे जो रहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आईएएस ही देखने को मिलते हैं, या फिर आईपीएस हो सकते, या फिर आईआरएस हो सकते हैं, लेकिन जनरली आईएएस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो जो है सेक्रेटरीज एंड एडिशनल सेक्रेटरीज इसके अंदर आते हैं। ठीक है, वो जो ग्रुप बी वाली बात करी थी वो इसके अंदर आते नहीं है, मतलब वो इनको भी सपोर्ट करते हैं, इनको भी सपोर्ट करने वाले कहीं ना कहीं वो जो स्टाफ हो गया, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहाँ पे वो आते हैं। स्पेशलाइज डिविजन्स कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर भी स्पेशलाइज हो गया, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, नेशनल सिक्योरिटी, तो वो सब और भी उनके अंदर सब कैटेगरीज है, इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। सम स्पेशलाइज एजेंसी वर्क अंडर इट फॉर कोऑर्डिनेशन पर्पजेस। अब देखो इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो पीएमओ के साथ रहता है ना। प्रधानमंत्री ऑफिस पीएम ऑफिस के साथ में रिलेशन होता है। क्यों भाई, पीएम के ऑफिस के अंदर क्या डिसीजन लिया गया है उनके साथ में इनके कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि यही जो है कैबिनेट सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है, फिर ये नीचे जाके आईएएस आईपीएस, पूरा सिविल सर्विसेज बोर्ड, फिर पूरे सिविल सर्वेंट्स का पूरा जितना ग्रुप चल रहा है वो सबको ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल या फिर ओवरसी करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और पीएम के हिसाब से क्या आ रहा है, वो पीएम का डिसीजन पीएम ऑफिस के थ्रू आता है। तो इनके साथ में दो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन पर्सनल स्टाफ ऑफ पीएम, इसके साथ में सपोर्ट कैबिनेट एंड कमिटी। देखो पीएम ऑफिस के साथ में इसका होना तो चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे पीएम ऑफिस के जो मेंबर्स है, या फिर जो पीएम ऑफिस है, पीएम ऑफिस भी कहीं ना कहीं उसे मतलब कहीं ना कहीं पीएम ऑफिस जो है वो पीएम को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज, स्टाफ की सर्विसेज, गाइडिंग सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज। पीएम ऑफिस के अंदर भी बहुत डिग्निटरीज आपको देखने को मिलेंगे, एक्सपर्ट्स प्लेयर देखने को मिलेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करता है, कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन की बात करता है, बिल्कुल, कि भाई कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन बोले तो अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में, अलग अलग मिनिस्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, सबके साथ में फॉलोअप, वो सब करना। पीएम जो है वो पर्सनल स्टाफ ऑफ पीएम हो गए, पीएम के पर्सनल किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, वो सब पीएम को पूरा गाइड करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट को सपोर्ट करता है और कमिटीज़ को सपोर्ट करते हैं। पीएमओ सिर्फ पीएम को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें, न्यूट्रल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। पीएमओ के जो सब वो रहते हैं वो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक रहते हैं, कि भाई ये हमारे पार्टी के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब भी वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी जो आते हैं आईएएस आईपीएस, तो वो आईएएस वगैरह, तो वो जो रहते हैं थोड़े से न्यूट्रल पर्सपेक्टिव वाले आते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव रहते हैं तो वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव वाले आते हैं। यहाँ पे जो है पीएम को जो भाई वैसा वाला काम करते हैं, वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा समझ रहे होगे आप, बाकी आप देख लेना। बोथ वर्क क्लोजली बट सर्व डिस्टिंक्ट फंक्शन, ये थोड़ा सा अलग अलग फंक्शन है। इंपॉर्टेंस क्या है दोनों की नहीं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की। स्ट्रेंथन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन बना रहे, कलेक्टिव कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ऐसा नहीं है हवा में, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्म मतलब कहीं ना कहीं उसके पीछे वो एविडेंस का सपोर्ट ले रहे हैं, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। तो वो एविडेंसेस कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सब सेक्रेटेरिएट
पीछे वाले जो सेक्रेटरी है वो सब उन्हें सपोर्ट करते हैं विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, विथ एविडेंसेस, विथ ग्राउंड रियलिटी। प्रिवेंट्स फ्रेगमेंटेशन ऑफ गवर्नेंस, अलग अलग जो है अलग अलग, फॉर एग्जांपल अब ये जो सेक्रेटरीट है कैबिनेट सेक्रेटरी, उसमें होम सेक्रेटरी भी आ गया, फाइनेंस सेक्रेटरी भी आ गया। अब होम सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो अब देखो कितना बेहतरीन काम हो सकता है। सबसे जो गड़बड़ कहाँ पे होती है, डिपार्टमेंटलाइज हो जाता है सिस्टम, डिपार्टमेंटलाइजेशन, उससे क्या बोलते हैं, साइलोआइजेशन भी, साइलोआइजेशन क्या होता है कि वो अपना अपने इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा है एक, ये अपना दो, ये तीन। अब मज़ा कब आता है, जब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन करा दो, तो जब कोऑर्डिनेशन आ जाता है तो फिर ये दोनों बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, वो डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, और फिर रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन, जो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर भी होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो सब क्या होती है, यहाँ पे सब अवॉइड हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे ये सब मिसकम्युनिकेशन और ये चीज़ें जो है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन वाली जो चीज़ है वो कम होते जाती है, वैसे वैसे एफिशिएंसी, वैसे वैसे इफेक्टिवनेस इंप्रूव होते जाती है, वैसे वैसे प्रॉपर मैनेजमेंट बढ़ते जाता है। इसीलिए ये सब चीज़ों के अंदर ये कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है हर जगह। वैसे तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कोई भी, चाहे वो ये हो या फिर पर्सनल बात हो गई, कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। इट इज़ इसेंशियल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग, बिल्कुल फंक्शन, आपको कोई भी चीज़ को फंक्शन कराना है तो वहाँ पे इसका रोल आपको देखने को मिलता है। और कैबिनेट किस तरीके से करता है, कैबिनेट एज अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी वर्क कर रहा है। देखो कहाँ पर आ रहा है, ट्रैप कहाँ पे आते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज कॉन्स्टिट्यूशन, गलत। इट इज़ पॉलिटिकली अपॉइंटेड, बिल्कुल गलत। इट इज़ सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट, बिल्कुल सही है। इट असिस्ट कैबिनेट कमिटीज़, बिल्कुल सही है। वन लाइन क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी इट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी सर्विंग एज अ सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। यहाँ पे मैंने बताया कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एक्ट कर रहे हैं, सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, बिल्कुल हो गया। सब कुछ क्लियर होते गया होगा अभी तक के, बताइए कोई डाउट। ठीक है, यहाँ पे हो चुकी है, देन ये वाला टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया है। अगर आपको अच्छे लग रहे लेक्चर्स तो लाइक करें बिल्कुल। और इसके साथ में ही ये हमारा पॉलिटी चल रहा है अभी सब्जेक्ट, इसके साथ में मेरा जो क्रैश कोर्स चल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, 2026 के लिए, तो उसके अंदर 6 सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। पॉलिटी है फर्स्ट, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कवर होते हुए मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 3000 के अंदर आपको एक क्रैश कोर्स है। इसके साथ में आपको पीडीएफ और रिकॉर्डेड क्लासेस भी इसकी मिली जाएगी। ठीक है, बाकी तो यूट्यूब पे चल ही रहा है, बहुत ही अफोर्डेबल है और क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। अगर अच्छी लग रही है तो यू कैन कनेक्ट। इसके साथ में PYQ भी डिस्कशन करेंगे, आप आ जाइए टेलीग्राम पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो जो भी चल रहा है अभी क्रैश कोर्स उसके अंदर और बाकी सब चीज़ें उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। माइंड्स ऑफ यूपीएससी चैनल को और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो पर्सनली भी मुझसे बात कर सकते हो, और अगर आपको मेंटरशिप बैच लेनी तो मेंटरशिप बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप में आपकी हैंड होल्डिंग लेते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, प्रीलिम्स को क्लियर करने की पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे, सब चीज़ें उसके अंदर आपके साथ में मैं ध्यान रखते हुए चलूँगा, आपका रेगुलर उसके ऊपर अपडेट लेते रहूँगा, किस तरीके से आपकी प्रोसीडिंग हो रही है, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो मेंटरशिप बैच अगर आप करना चाहते हो तो मेंटरशिप बैच 8000 का है, उसके अंदर ये आपको 6 सब्जेक्ट्स मिलेंगे प्लस 2000 वाले जो इसके अंदर PYQ NFLTs है, इसका भी बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ में यहाँ पे पर्सनल हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट तो रहेगा ही। तो इस तरीके से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इतना कोई हाई प्राइस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी फ़ायदा रहे, मेरा भी फ़ायदा रहे, दोनों का फ़ायदा है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। और लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए, जो जो भी मैंने पूछा है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला, जो PM हेड नहीं करते वैसे कैबिनेट कमिटीज़ कौन कौन सी है आपको बताना है,
और कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो थम्स अप कर दीजिए, मुझे पता तो चले कितने लोग देख रहे हैं लास्ट तक के। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, सी यू सून।